एवरीवन, वेलकम टू इंडिया टीवी डिजिटल। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं चुनावों के ऊपर और उनके नतीजों के ऊपर। आज चार बड़े राज्यों यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के नतीजे सामने आने वाले हैं। रुझानों से तस्वीरें क्लियर हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट हम लोगों को पता चल चुका है कि किस राज्य में कौन सी पार्टी जीतने वाली है। जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस भारी बहुमत से जीती नजर आ रही है। तो सबसे पहला सवाल मेरा राजस्थान को लेकर होगा। राजस्थान में जैसे कि एक 140 सीटों से हर बार 140 150 के आसपास बीजेपी जीतती है, पर इस बार 110 पर वो सिमट गई। तो क्या इसकी वजह ये रही कि कांग्रेस ने ज्यादा शिद्दत नहीं दिखाई चुनाव में? जैसे कि लोगों का कहना है, वहां के वोटर्स का ये कहना है कि अगर चुनाव में शिद्दत दिखाती बीजेपी या सही से अगर एक चेहरा लेकर आती आगे, तो शायद वो 150 140 का सीटों का आंकड़ा पार कर सकती थी। देखिए, एक बात तो ये मानी जा सकती है कि बीजेपी जो है वो जो है एक तरह से पशुपेश में थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है उनको आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। बाद में इसमें कोर्स करेक्शन हुआ और वसुंधरा राजे सिंधिया अलग अलग मंचों पे दिखने लगी। ये बात तो साफ लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि बीजेपी का ये जो कोशिश थी वो शायद इसलिए थी कि वो वहाँ पर राजस्थान में एक नई लीडरशिप लाना चाहती है। सेकंड रंग लीडरशिप जो कि बीजेपी में कहा जाता है कि धीरे धीरे जो ओल्ड लीडर्स होते हैं या पुराने नेता होते हैं वो जगह देते हैं नए युवा नेताओं के लिए। तो शायद वो एक कोशिश उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन धरातल पे जो उनको चीज़ें दिखाई दी इसके कारण उन्होंने कोर्स करेक्शन किया और वसुंधरा राजे सिंधिया दोबारा वो मंच पे लेके आए। और उनके नेतृत्व में तब तक ऐसा लगा कि तब तक जनता को ये शायद मंजूर नहीं था, या फिर जो उनका काडर था उसमें कहीं ना कहीं ये मैसेज सही नहीं था। और शायद यही कारण है कि वो 110 111 तक सिमटती नज़र आ रही है, जबकि ये जो फिगर है 140 तक जा सकता था। तो जैसे कि हमें सीनियर जर्नलिस्ट राहुल महाजन ने यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी राजस्थान के बारे में, वहाँ के मुख्यमंत्री चेहरों के बारे में। अब मेरा नेक्स्ट सवाल होगा मध्य प्रदेश को लेकर के। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने रैली के अंदर ये कहा था कि क्या आप नहीं चाहते कि आपका मामा दोबारा मुख्यमंत्री बने? तो मुझे ऐसा लगता है जनता ने जवाब दे दिया है। उन्हें मुख्यमंत्री का उनका रास्ता क्लियर हो चुका है। उन्हें कभी ऐसा पार्टी के अंदर भी बगावत देखने को नहीं मिली, तो ये भी शायद उनके लिए एक फायदे की बात थी। तो इससे इनसे जुड़ा मेरा एक सवाल था कि क्या लाडली योजना जो मध्य प्रदेश में लाई गई और हिंदुत्व की हुंकार जो उन्होंने भरी वहाँ चुनाव में खड़े होकर रैली में सबके सामने, क्या वो बहुत ज़्यादा हद तक मददगार साबित हुई? देखिए, जो हम ये कह सकते हैं भोपाल का इलाका है या उसके जो मध्य हम भारत का इलाका बोलते हैं, वहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि वो उसने असर डाला। लेकिन इतना बड़ा जब मैंडेट मिलता है 160 161 सीटों का जब मैंडेट मिलता है, तो सिर्फ एक कोई मुद्दा नहीं होता। ये बात सही है कि लाडली बहना स्कीम जो है उसने उसकी गूंज जो है वो आपको धरातल पे दिखाई दे रही थी। वहाँ पे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, और जिस तरह से महिलाओं ने वोट किया, लगभग 34 ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश में जहाँ महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं करती थी वो, लेकिन ज़्यादा 34 सीटों पे वोट किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या बाकी सीटों पर भी महिलाओं का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ झुकाव रहा है, नहीं रहा है। इससे एक थोड़ा एनालिसिस जब चुनावों के बाद जब रिजल्ट्स पूरे आ जाएंगे उसके बाद एक एनालिसिस में ये पता चल पाएगा। और अगर ये एनालिसिस में उभर के आता है कि लाडली बहना स्कीम और महिलाओं का वोट जो है बीजेपी को गया है, तो उससे शिवराज सिंह चौहान, जिनके बारे में कहीं ना कहीं संशय शुरू में बीजेपी संगठन में दिखाई दे रहा था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए या उनको आगे किया ना जाए, उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी पुख्ता हो जाएगी, और ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो जाएगा। ये तो हुई अपने मध्य प्रदेश की बात, जहां महिला वोटर एक काफी अहम रोल अदा कर सकती है, जो कि बाद में पता चलेगा। तेलंगाना में मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है, शायद उसी का फायदा कांग्रेस को भी मिला। ठीक है, और कांग्रेस की तरफ से रेवंत रेड्डी का नाम आगे रहा। तो क्या अगर कांग्रेस जो कि जीतती हुई नजर आ रही है, अगर वो जीतती है, तो क्या रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे? मेरे ख्याल से वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉकेट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम वोटों का जो है वहाँ पर असर होता है। लगभग 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो असर डालते हैं। लेकिन ये पॉकेट्स जो हैं एक तरह से एक सीमित इलाके में हैं जहाँ पर इस तरह की बात आती है। वहाँ पे ओबीसी का बहुत बड़ा वोट है, वहाँ पे बाकी सब वोट हैं, रेड्डी वोट है, बाकी सब वोट आते हैं।
तो हुआ ये है कि देखिए, जहाँ तक बीआरएस का सवाल है, बीआरएस की राजनीति में मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको काफ़ी तवज्जो दी जाती है। इसीलिए शादी मुबारक जैसी स्कीमें, या फिर मुस्लिम्स के लिए आईटी पार्क, या फिर उनके मुस्लिम समुदाय के लिए ही स्कूल कॉलेज जो जिसमें हॉस्टल हों उनको स्पेसिफिकली बनाया जाना, ये सारी स्कीमें उन मुस्लिम समुदाय के लिए उनको लुभाती हैं। ऐसे में ये भी माना जाता है कि एआईएमआईएम जो कि हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में चुनाव लड़ती है और वो मुस्लिम समुदाय को लेकर ही चुनाव लड़ती है, वो भी कहीं ना कहीं उसका झुकाव भी बीआरएस की तरफ रहता है। तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट, मैंने ये कहा कि वो ऐसा नहीं है कि सारा मुस्लिम वोट है। तो हुआ ये है कि एक तो जो स्कीम्स बीआरएस जिसके लिए जानी जाती है, बीआरएस जो जानी जाती है वो बहुत सारी जो फ्रीबीज हैं उनके लिए जानी जाती है, बहुत सारी स्कीम्स वो चलाते हैं। वो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो रूरल इलाकों में हुआ है वो सही नहीं हुआ है। उसका वहाँ पे आपको प्रभाव भी दिखता है, लोग उसमें बात करते हुए दिखते हैं कि स्कीम तो आपने कर दी लेकिन वो क्या हम तक पहुँची, ये नहीं पहुँची। तो ये उनके खिलाफ गया है। और दूसरा, कांग्रेस का कैंपेन बहुत अच्छा वहाँ पर रहा है, कांग्रेस की तरफ मुस्लिम समुदाय का झुकाव दिखाई देता है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है 10 सीटें 11 सीटें बीजेपी को जो दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को भी लोगों ने वो बढ़ चढ़ के वोट दिया है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो उसके 3 जो सांसद थे, जो जिनको उन्होंने उतारा था इस विधानसभा चुनाव में, केवल उन्हीं की बात नहीं करें, उनमें से तो कुछ जो सांसद हैं उनकी सीटें पे उनको मुश्किलात आ रही है, वो जीतने में मुश्किल हो रही है। लेकिन बल्कि बीजेपी को एज ए पार्टी जो है वो एक्सेप्ट किया गया है तेलंगाना में और उनको वोट दिया गया। अब ये आपकी तेलंगाना की बात, अगर हम छत्तीसगढ़ में आए जहाँ की एससी एसटी और ये मैं इसमें तेलंगाना में एक और चीज़ जोड़ दूंगा। देखिए, कांग्रेस जो है उसका रेवंत रेड्डी जो हैं उसके अध्यक्ष, उनको आपको बहुत ज़्यादा जो है इसका श्रेय देना पड़ेगा कि वो उन्होंने अपने अकेले अपने बूते पर जो है इस चुनाव को कांग्रेस को जिताया है, इस राज्य को। तो अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे भूपेश बघेल काफ़ी हद तक आश्वस्त थे अपनी जीत को लेकर के। उन्होंने काफ़ी हद तक, लोगों को भी लगने लगा था, दूसरे पार्टी के नेताओं ने बोलते थे कोई बात नहीं, भले 2 राज्य जा रहे हैं, 2 तो हमारे पाले में आ ही रहे हैं। पर ये जो पासा पलटा है एकदम, जो एकदम बीजेपी जीतती नजर आ रही है छत्तीसगढ़, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इससे पता चलता है कि फ्रीबीज अकेले काम नहीं कर सकते हैं, फ्रीबीज की इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं पूरे कैंपेन में कि आप मुझ पे विश्वास करिए, मेरा ये गारंटी है। और प्रधानमंत्री पे विश्वास लोगों का है क्योंकि वो ना केवल स्कीम शुरू करते हैं बल्कि उसको एंड तक उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि वो लोगों तक पहुंची नहीं पहुंची, उसका क्या हुआ, ये सारा धरातल पर। और यही शायद इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है कि आप अगर छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर भूपेश बघेल ने यहाँ तक था, उनकी जो भी स्कीमें थी, चाहे वो धान को लेकर उनकी खरीद की स्कीम हो या बाकी महिलाओं को लेकर उनकी स्कीम्स हो, सारी सराही जाती थी, शायद उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं था। दूसरा, भूपेश बघेल ने वहाँ पर बीजेपी का जो एक हिंदुत्व वोट होता है, हिंदुत्व के नाम पे जो वोट पड़ता है बीजेपी को, उसको भी ब्लंट कर दिया था। उन्होंने राम गमन पथ जो की स्कीम थी, या माँ कौशल्या को लेकर जो उनके सारे कार्य थे, ये उन्होंने हिंदुत्व का जो मुद्दा है वहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं उसको ब्लंट कर दिया था। अब बात आती है वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन की। ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और ट्राइबल एरियाज़ में एक संघर्ष जो दिखाई देने लगा था वो था एक जो ट्राइबल पॉपुलेशन और जो कन्वर्जन वहाँ पे होता है, वहाँ पे जो क्रिश्चियन जो लोग ट्राइबल कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बनते हैं, उनके बीच में जो संघर्ष दिखाई दे रहा था वो भी कहीं ना कहीं ऐसा था जो कि लगता था कि भूपेश बघेल के खिलाफ है, क्योंकि वो उसको रोक पाने में नाकामयाब थे। और बीजेपी का हमेशा से, बीजेपी ने ये धर्मांतरण का इशू जो है वो छत्तीसगढ़ में उठाया, तो उसका भी फायदा उनको कहीं ना कहीं मिला। बिकॉज अगर हम वैसे देखें तो बीजेपी का कोई खास कैंपेन वहाँ पे रहा नहीं है, तो ये भूपेश बघेल की हार के कारण बीजेपी जीत रही है। अपना अगर उन्होंने कैंपेन अच्छे से किया होता तो शायद वो शुरू में ही ये संकेत होते कि वो जीत रही है। तो ये थी हमारे 4 राज्यों की बात। अगर मैं अब ये सवाल पूछना चाहूँ आपसे कि क्या ये जो 4 राज्य हैं ये 2024 के चुनाव पर असर डालेंगे, या इससे उन चुनाव की तस्वीर बहुत हद तक साफ हो रही, तो उसके बारे में आप क्या? बीजेपी संगठन को इन चुनावों से स्ट्रेंथ जरूर मिलेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। लोकसभा चुनाव में ये देखा जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के तौर पर देश को आगे लेके जा सकता है। उस मुद्दे पर तो नरेंद्र मोदी जो हैं उनके सामने कोई और जो कैंडिडेट टिकता नहीं है। उन्होंने जिस तरह का काम करके दिखाया वो बेहतरीन काम है और देश मानता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये, और दूसरा ये होता है कि
लोकसभा चुनावों में जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। देश की सुरक्षा को लेकर क्या हो रहा है, देश में जो इकोनॉमी है उसको लेकर क्या हो रहा है, बड़े बड़े जो अफेक्ट करते हैं पूरे देश को, वैसे मुद्दे जो हैं काम करते हैं। ना कि ये छोटे छोटे मुद्दे, जैसे मैंने ये कहा कि एक जगह धर्मांतरण का, जैसे छत्तीसगढ़ में हम बात कर रहे थे, या फिर कोई स्कीम्स जो लोकली चलाई जाती हैं उनकी हम बात कर रहे थे, ये मुद्दे उतने काम नहीं करते हैं। वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पे जो स्कीम्स हैं जो चलती हैं, चाहे मकान बनाने को लेकर हो गरीबों के लिए, या फिर जो गरीबों को पैसा जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र का जो बात है वो हो, या फिर आप किस तरह से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, जो किसानों के लिए डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम है, तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ना कि स्थानीय मुद्दे जो कि विधानसभा चुनाव में काम करते हैं। तो ये थी अभी की सारी जानकारी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, किन मुद्दों पर आगे बात होगी, कैसी बनेगी सरकार, कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी। और हमारे साथ थे राहुल महाजन जी, सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने इस बारे में, इस पूरे मुद्दे पर एक रोशनी डाली और हमें सारी जानकारियां दी। तो इसी तरीके की बाकी की जानकारी के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।